यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम यूनिट्स का कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट जाते हैं कुछ आलू लेने, तो आलू वाले भैया को आप क्या बोलेंगे कि भैया 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, है ना। इसी प्रकार यदि आप दूध लेने जाएंगे, दूध वाले को बोलेंगे भैया 2 लीटर दूध दे दो, 4 लीटर दूध दे दो। ठीक, क्या आप आलू वाले को बोल सकते हैं कि भैया 2 लीटर आलू दे दो? नहीं। क्यों? क्योंकि आलू हम मापते हैं किलोग्राम में और दूध हम मापते हैं लीटर में, टेम्परेचर हम मापते हैं केल्विन में। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो इन यूनिट्स की मदद से हम हर किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। अब हर चीज़ के लिए एक यूनिट नहीं हो सकती, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट नहीं हो सकती कि लीटर में ही हम आलू को भी माप लेंगे, दूध को भी माप लेंगे, टेम्परेचर को भी माप लेंगे। ये तो संभव है नहीं। तो इसलिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई गई। अब जब यूनिट्स बनाई गई तो ये देखा गया कि इस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारे के सारे अलग अलग यूनिट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, यानी कि बेसिक यूनिट्स, और कुछ उसके अलावा जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितनी भी यूनिट थी उनको डाला गया डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर ही बनती हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स बिल्कुल मूल मात्रक है, बेसिक यूनिट्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अभी इसके बाद जब फंडामेंटल यूनिट्स आई तो फॉर एग्जांपल लेंथ। तो अब जैसे अगर लेंथ है तो हो सकता है कि मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मैं लेंथ को मीटर में माप रहा हूँ, कोई बाहर बैठा है उसको फुट में माप रहा है, कोई उसको इंच में माप रहा है, कोई किलोमीटर में माप रहा है, कोई माइल में माप रहा है। तो ये संभव है कि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग लेंथ की फॉर्मेट को यूज़ करते हो, अलग अलग यूनिट्स को यूज़ करते हो लेंथ के लिए। तो कुछ अलग अलग जगह की अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, यानी कि पद्धतियां हैं मापने के लिए, फंडामेंटल यूनिट्स के लिए। तो एक है CGS, एक FPS, एक MKS और एक SI। तो CGS यूनिट से स्टार्ट करते हैं। ये एक फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। तो इनिशियली माना गया था कि हमारी 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि लेंथ, मास और टाइम, और बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो हम इन फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हैं, इनसे डिराइव किया जा सकता है बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उनको। तो इसमें जैसे CGS नाम है इसका, इसको CGS से भी आप याद कर सकते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यानी कि लंबाई को मापेंगे हम सेंटीमीटर में, मास को मापेंगे हम ग्राम में, और टाइम को मापेंगे हम सेकंड में। इसी तरीके से नेक्स्ट है FPS सिस्टम। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है और इसमें हम लेंथ को मापते हैं फुट में, मास को मापते हैं पाउंड में, और टाइम को मापते हैं सेकंड से। इसके नाम से भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड, लेंथ, मास और टाइम। इसी तरीके से एक तीसरा सिस्टम है MK सिस्टम। MK सिस्टम में लेंथ को मापा जाता है मीटर में, मास को मापा जाता है किलोग्राम में, और टाइम को मापा जाता है सेकंड में। सेकंड कॉमन है, टाइम हमेशा सेकंड में ही मापना है तीनों सिस्टम्स में। ठीक है, CGS, FPS और MKS। इसके बाद ये आप याद करें, पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। इसके बाद आता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 1960 में एक मीटिंग की गई और डिसाइड किया गया कि अलग अलग देश अलग अलग अपना सिस्टम यूज़ करेंगे, तो जो भी एडवांसमेंट आएंगी, जो भी कुछ भी नई इन्वेंशन होगी तो उसको अडोप्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए एक कॉमन सिस्टम बनाया जाए जो हर जगह लागू हो, हर जगह उसी को यूज़ करें। तो 1960 में जब ये सिस्टम बनाया तो ये देखा गया कि जो 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उससे सारी चीज़ें नहीं हम डिराइव कर पा रहे। तो उन्होंने उस टाइम पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिसाइड किया कि ये 7 जो है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगी। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को मापेंगे मीटर में, डिनोट करेंगे छोटे m से, स्मॉल m। मास को किलोग्राम में, kg। टाइम सेकंड में, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, एम्पियर, कैपिटल A। तापमान यानी कि टेम्परेचर, केल्विन, थीटा और कैपिटल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता, कैंडेला, CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL।
जब ये फंडामेंटल यूनिट 7 हमारी बनाई गई तो उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ में प्लस 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स दी। वो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हैं उसको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि समपूरक मात्रक। दो हैं, एंगल हैं बेसिकली दोनों, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। इसको रेडियन और स्टेरेडियन में मापते हैं, सिंबल यहाँ पर लिखे गए हैं। प्लेन एंगल हमारा एक 2D एंगल है, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, और सॉलिड एंगल कुछ नहीं बल्कि एक 3D एंगल होता है। बस एंगल जो हैं दो ऐड किए गए सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि समपूरक मात्रक। इसके बाद अब जितनी भी ये यूनिट्स थी 7 + 2, इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं हमारी सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है सिर्फ इतनी ही डिराइव्ड यूनिट्स हैं? नहीं, अनगिनत डिराइव्ड यूनिट्स हैं। जितनी भी बाकी यूनिट्स होती हैं वो सब डिराइव्ड यूनिट्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स को देखेंगे। कि जैसे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई भी हमारी मीटर में होती है और चौड़ाई भी हमारी मीटर में होती है, यानी कि मीटर गुना मीटर, m इंटू एम, यानी कि मीटर का स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार वॉल्यूम हमारा होता है एरिया इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई। ठीक है। तो यानी कि m इंटू एम, क्योंकि लंबाई भी मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी और हाइट भी मीटर में होगी, तो m की पावर 3। इसी प्रकार डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमारा किलोग्राम में, वॉल्यूम हमने निकाला है m की पावर 3, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम है तो m की पावर -3। ठीक है, kg m-3। इसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मापा जाता है मीटर में, यानी कि m, और टाइम को सेकंड में, डिवाइड बाय टाइम है इसलिए -1। इसी प्रकार लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास को किलोग्राम में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी पर टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड और एक टाइम एक्स्ट्रा हो गया तो -1 की जगह -2। इसी प्रकार फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, इसी प्रकार ये फॉर्मूले हैं। ये याद कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं याद करेंगे तो नेक्स्ट आगे जो भी इन सब का पर्टिकुलर अपना अपना चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको सब याद हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ होती है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको क्लियर कर देते हैं। जब इनिशियली हमारे पास 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी तो ये माना जाता था कि इन 3 यूनिट से सारी चीज़ें बना सकते हैं, सब डिराइव्ड यूनिट्स को इसमें लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू ही। तो जैसे ये एरिया है तो एरिया में मीटर स्क्वायर है ना, तो इसमें बोला जाता है कि m लिखो। डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिक लिखते कैसे हैं, m/l/t। अब एरिया का लिख रहे हैं हम, जैसे तो एरिया में क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर हमारा लेंथ। ठीक है, ये हमारा मास है, ये वाला m का मतलब मास है, इसका मतलब हमारा लेंथ है और इसका मतलब है हमारा टाइम। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ। ठीक है, तो लेंथ मीटर स्क्वायर है तो लेंथ की l की पावर 2, और बाकी इसके अलावा और कुछ है इसमें? मास है नहीं है, टाइम है नहीं है, तो इसका मतलब इन ये 0 0, तो m0 l2 t0। ठीक है। इसी प्रकार जब वॉल्यूम का लिखते हैं तो मीटर क्यूब है, तो इसमें m है नहीं है, t है नहीं है, सिर्फ लेंथ है 3, लेंथ की पावर 3 है, मीटर की पावर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा m0 l3 t-0। ये हमारा हो गया वॉल्यूम। इसी प्रकार डेंसिटी का जब लिखेंगे हम, जैसे हमने लिखा m, l और t। अब किलोग्राम है, मास है, यानी कि मास की पावर m की पावर 1। इसके बाद लेंथ मीटर की पावर क्या है, -3, तो l -3। क्या इसमें टाइम है, सेकंड है? नहीं, टाइम नहीं है इसके अंदर, तो टाइम की पावर 0। जो चीज़ नहीं है वो 0, जो है उनकी पावर लिखनी है। इसी प्रकार वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लिखा m/l/t। क्या इसमें मास है? नहीं है। क्या इसमें लेंथ है? यस, 1। क्या इसमें टाइम है? हाँ, -1, सेकंड की पावर -1 है तो -1।
ये सब के लिखे हुए हैं, इसी तरीके से आप सबके निकाल सकते हैं। इसमें जो चीज़ बताने की है वो ये फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। इस एन का मतलब है न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को ही ऐसा यूनिट में जूल बोलते हैं। अभी आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हम लेंथ को मापते हैं मीटर में, लेंथ को मापेंगे मीटर में। अब मेरे को बहुत ज़्यादा दूर जाना है, कहीं मेरे को 500 किलोमीटर जाना है, तो मैं बेसिकली जो 500 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस तरीके से तो नहीं बोलता कभी। मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा कि मेरे को 500 किलोमीटर जाना है, तो यानी कि ये जो के है, इस के का क्या मतलब है, ये जो 3 जीरो की जगह, इस 3 जीरो की जगह मैंने के लगा दिया। ये बेसिकली जो के है वो इस 3 जीरो के बराबर ही है। ये किलो की वैल्यू है 10⁻³ तो ये हमको पता है। इसी प्रकार सेंटीमीटर होता है, मीटर के आगे सेंटी लगा देते हैं जब मीटर से छोटा होता है, मिली लगा देते हैं और छोटा होता है। तो इन सब की क्या पावर होती है उसको हम देखेंगे। सिर्फ किलो सेंटी और मिली ये सब नहीं होता, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उनको देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने देखा कि 10⁻³ होता है, तो उसको किलो से लिखते हैं, यानी कि के लगा देते हैं छोटा। इसी प्रकार 10⁻6 होता है तो उसको मेगा कैपिटल एम लगा देते हैं। 9 होगा तो गीगा जी लगा देंगे। 10⁻12 टेरा टी, 15 पेटा पी, 18 एक्सा ई। इसी प्रकार से 10 के स्क्वायर को हम हेक्टो या एच भी लिख सकते हैं, और 10⁻1 को हम डेका और डी ए लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसे मुझे 10 मीटर जाना है, या कि 10 मीटर को कुछ 10 मीटर बताना है, तो मैं 10 मीटर को एक डेका भी बोल सकता हूँ। एक डेका इज इक्वल टू 10 मीटर। 100 मीटर को मैं 1 हेक्टोमीटर भी बोल सकता हूँ, ये डेका मीटर है। 10 मीटर को 1 डेका मीटर बोल सकता हूँ, 100 मीटर को 1 हेक्टोमीटर बोल सकता हूँ। तो ये ज़्यादा ऐसे 0,000 ना लिख के हम एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, और इनका ये पर्टिकुलर सिंबल है कि क्या लगाना है। इनको बोलते क्या है वो ये है बोलते टाइम, और सिंबल क्या लगाना है वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो इनको भी याद करना है। इसी प्रकार जब पावर ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो, वैल्यू छोटी हो, जैसे मीटर से छोटा मैंने बताया था कि सेंटीमीटर मिलीमीटर है ना, तो जब पावर छोटी हो तब उसके लिए भी इसी प्रकार से सफिक्स लगता है, और उनके भी आगे सिंबल है। डेसीमीटर, डेसी के लिए डी लगाना है, सेंटी के लिए सी लगाना है, मिली के लिए एम, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो या फर्मी और एटो। तो ये भी आपको याद करने हैं, ये काम भी आएंगे, इन्हें याद भी करना है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी कि खगोलीय इकाइयाँ हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल की, जो अंतरिक्ष में हमको दूरी मापनी होती है। अब उसको हम किलोमीटर में या मीटर में इस तरीके से नहीं माप सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा पूरा पेज ही भर जाएगा लिखते लिखते ही, 0,000 करते करते ही। तो उनको मापने के लिए बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं हमारी। तो स्पेशल बड़ी बड़ी यूनिट्स जो हैं उसमें सबसे पहले है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, AU, इसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जो सन है, सन और अर्थ के बीच की दूरी, यानी कि सूरज और धरती के बीच की जो दूरी है उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू है 1.495 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये है हमारी सूर्य और
धरती के बीच की दूरी। इसी प्रकार एक है लाइट ईयर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर का क्या मतलब है कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी वैक्यूम में एक साल में, कि प्रकाश द्वारा वैक्यूम में एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। यानी कि लाइट चल रही है, लाइट कितनी ज़्यादा स्पीड से चलती है, और वो लाइट की स्पीड से चलते चलते वैक्यूम में एक साल में कितनी दूर तक वो जाती है, उतनी दूरी को लाइट ईयर बोला जाता है। उसके बाद आता है एक पारसेक। पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये सबसे बड़ी इकाई है, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अब ये एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा बार। ये पारसेक जो है, इसमें आप देखेंगे तो SEC सेक लिखा है, तो ये सेकंड लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। तो काफ़ी एक पर्टिकुलर बहुत क्वेश्चन आता है कि पारसेक किसकी यूनिट है, दूरी की यूनिट है या समय की यूनिट है। तो काफ़ी लोग समय चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ सेकंड लिखा है, लेकिन ये दूरी की यूनिट है। पारसेक एक दूरी की यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट है दूरी की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। लंबाई, लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो जो याद रखना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये सबको पता होगा। इसके बाद 1 माइल, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, और ये है हमारा नॉटिकल माइल, इसमें होता है 1.852 किलोमीटर। ये मैं लिख देता हूँ, नॉटिकल माइल। इसका इस्तेमाल किया जाता है नाव में। नाव जब चलती है या फिर जो बोट चलती है, जो शिप चलती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर जो दूरी होती है वो नॉटिकल माइल्स में निकाली जाती है कि कितने नॉटिकल माइल्स हम चल गए, कितने नॉटिकल माइल्स हमें जाना है। तो उसके लिए यूज़ होता है 1.852 किलोमीटर्स, यानी कि 1.8 किलोमीटर्स मान लो आप। 1.8 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल होता है। इसके बाद है यूनिट ऑफ टाइम। टाइम हम देखें, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, सबको पता है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 1 हफ्ते में, 1 वीक में 7 दिन होते हैं। एक लूनर मंथ में 28 दिन होते हैं। ये याद रखना है कि एक लूनर मंथ, जो हम मंथ देखते हैं वो लूनर मंथ नहीं होता, वो सोलर मंथ होता है। जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम देखते हैं, उसमें सोलर मंथ में 30 दिन भी हो सकते हैं, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में 31 भी होते हैं, कभी 28 भी, 1 फरवरी जब आता है 28 भी होते हैं, और एक बार फरवरी जब आता है 29 भी होते हैं। तो सोलर मंथ में 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी हो सकते हैं, 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन एक जो लूनर मंथ होता है उसके अंदर सिर्फ 28 दिन ही होते हैं। 28 दिन को एक लूनर मंथ बोला जाता है। और एक साल जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और एक जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 दिन होते हैं। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसमें हमारे 13 लूनर मंथ होते हैं। 13 लूनर मंथ प्लस 1 डे, 13 लूनर मंथ और एक एक्स्ट्रा दिन, इसको मिला के एक साल बनता है। और अगर इसको हम सोलर मंथ के अंदर लिखें तो हमारे 12 सोलर मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में। और हर महीने के अंदर किसी में 13, किसी में 31, किसी में 30, किसी में 28 और किसी में 29 दिन होते हैं। तो 12 सोलर मंथ मिलके एक साल बनता है। और अगर उसको लूनर मंथ में लिखें तो 13 लूनर मंथ प्लस एक दिन और एक्स्ट्रा, तब हमारे 365 दिन होते हैं, तब हमारा एक साल होता है। और एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जब हमारा फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।